फिजिक्स से रिलेटेड हर डाउट और इंफॉर्मेशन के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमें। हाँ जी बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। मेरा नाम है आकर्षण तिवारी, मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। हम जो अभी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ये ऐसा है कि आपने पढ़ा भी है, आपको आता भी है, और कभी कभी इसके प्रॉब्लम्स ऐसे आ जाते हैं जो आपसे नहीं भी बनते हैं। सब कुछ होते हुए भी सब कुछ पढ़ा हुआ है, पहला पुराना सब पढ़ा हुआ है, परंतु फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि प्रॉब्लम आई और वहाँ नहीं बना। अच्छा, ऐसे प्रॉब्लम्स जो हमको लगता है कि हमसे बनने चाहिए और अगर एग्ज़ाम में हमसे नहीं बन पाते हैं तो फिर हमारा वहीं से सारा का सारा जो है कहानी, सारा का सारा खेल जो है वो नीचे जाना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ से देखो, मैं सबसे पहले बताऊँ आपको, JEE में इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर एक प्रॉब्लम आपसे नहीं बनी तो छोड़ दो उस क्वेश्चन को, भूल जाओ उस क्वेश्चन को, वन एट अ टाइम पर ध्यान देना है। जो प्रॉब्लम नहीं बन रही है उसको छोड़ दो ना भाई अगर एक नहीं बनी और उसी को लेकर रोना पीटते बैठे हो कि अब अगला वाला जो है कर अगला रहे हो और ध्यान पुराने वाले पर है, तो बेटा अगला भी बिगड़ जाएगा। ये काम बिल्कुल नहीं करना है। ध्यान किस पर करना है? जो जिस समय आप सॉल्व कर रहे हो बस आपके दिमाग में वही चलना चाहिए, उसी को आपको उस समय फोकस करना है। और अगर वो भी नहीं बनता तो उसको भी भूल जाओ, अगले क्वेश्चन पर जाओ, उस पर ध्यान लगाओ। ठीक है। मोशन बड़ा बढ़िया टॉपिक है। मोशन 9th क्लास में भी पढ़ा है हमने, 11th में भी पढ़ा है, और अब हमको JEE के लिए भी इस बात को फाइनल टच देना है। हम जो भी यहाँ देख रहे हैं ये फाइनल टच है आपके लिए, तो मैं केवल उन्हीं बिंदुओं पर डिस्कस करूंगा जो फाइनली आपको भूलना नहीं है। याद रखना है क्या वो तो आपको पता है, पर जो भूलना नहीं है उस पर अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, आ जाओ जी, देखते हैं हम क्या देख रहे हैं बच्चों। मोशन। अगर मैंने कहा मोशन, बेटा एक बात बताओ, कैसा टर्म होता है मोशन? याद रखना सबसे पहली बात, मोशन एक रिलेटिव टर्म होता है। अब आप बोलोगे सर रिलेटिव टर्म क्या होता है? ध्यान से सुनना, मैं आपसे पूछता हूं कि मछली से अगर मैं पूछूं कि मछली, ओ मछली, तुम गीला जानती हो क्या बोलेगी मछली? वो नहीं जानती गीला। क्यों नहीं जानती? क्योंकि उसको सूखा नहीं पता बेटा। सूखा एंड गीला आर टू रिलेटिव टर्म्स। ठीक है, मछली पूरे समय गीला रहती है, इसलिए ना तो उसको गीला पता होता है ना उसको सूखा पता होता है। इतना ही हिंट काफी है कि आप मोशन और रेस्ट को समझ पाओ और रिलेट कर पाओ। मोशन एंड रेस्ट। ठीक है बेटा जी। अब याद रखेंगे आप, जो रिलेटिव टर्म मेरे मुंह से निकला, याद रखें कि दुनिया में जितनी भी मोशन होती हैं वो सारी की सारी रिलेटिव मोशन होती हैं। रिलेटिव मोशन होती है मतलब किसी एक पॉइंट जो कि रेस्ट में है उसके रिस्पेक्ट में दूसरी बॉडी चलती है, और ये जो मोशन, ये जो चेंज इन पोजीशन हुई, इसको हम मोशन कहते हैं। ठीक है, तो याद क्या रखना है कि सारी जितनी भी मोशंस हैं दुनिया में सारी रिलेटिव मोशन है। तो उसका मतलब वो जो रिलेटिव मोशन का हुआ था ना कि यार रिलेटिव वाले सवाल नहीं बनते, वो तो पहले ही भूल जाओ, क्योंकि हर जो बनते हैं वो भी तो रिलेटिव की सवाल हैं। ठीक है, वो स्पेशल केसेस जो आपको नहीं बनते वो भी एक बार जल्दी से देख लूंगा मैं। फिलहाल हम चलते हैं, मोशन के किसी भी प्रॉब्लम को हमको स्टार्ट कहाँ से करना है। तो बेटा मोशन का किसी भी प्रॉब्लम को अगर आपको देखना है कि कहाँ से शुरू करें, आप इस चीज पर ध्यान दो, एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन अगर आपको समझ में आ रहा है, दिख रहा है प्रॉब्लम में, इसको आप ढूंढ पा रहे हो, तो बच्चों आप प्रॉब्लम को आसानी से करोगे। देखना मेरी बात बहुत अच्छे से, एक छोटा सा आपके लिए मैं छोटा सा चार्ट बना रहा हूं। आप देखेंगे प्रॉब्लम स्टार्ट कहां से करना। ठीक है, वे टू स्टार्ट, हम सबसे पहले इस पर फोकस करेंगे। हम देखने जा रहे हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, इफ एक्सेलरेशन इज 0, अगर एक्सेलरेशन 0 है बच्चों, तो इस टाइप की मोशन को मैं कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा आप, इस टाइप की मोशन को मैं कहता हूं यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहता हूं? यूनिफॉर्म मोशन। अब ये जो यूनिफॉर्म मोशन है, इससे क्या मतलब समझ में आ रहा है हमको? यहां पर बच्चों बॉडी की जो वेलोसिटी है ये है कांस्टेंट। याद रखिएगा, स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। ये बात समझ में आई? नेक्स्ट, अगर मैं कहता हूं आपसे कि इफ, अच्छा यहां पर सॉल्व कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है, यहां पर सिंपल हमारी 5वीं 6वीं वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप बोल रहे हो, बोल दो, बिल्कुल सही बात है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी लगाना है, डिस्प्लेसमेंट के लिए लगा सकते हो, कैलकुलस डिस्कस करूंगा अभी आगे जाके आपसे, वेक्टर आप बिल्कुल यहां पर लगा सकते हो। ठीक, अच्छा जी, इसके बाद हम देखने जा रहे हैं कि इफ एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो, अगर हमारा एक्सेलरेशन 0 नहीं है तो यहां पर दो बातें हो जाएंगी। या तो ये कांस्टेंट होगा, देखो 0 होने का मतलब ये हो गया कि अगर वो 0 है तब तो कहानी ये आ गई, एक्सेलरेशन नाम का कुछ था ही नहीं। ठीक, पर अगर वो 0 नहीं है तब बात ये हो जाती है
कि या तो वो बदल रहा है यानी कि है वो वेरिएबल, और या वो कैसा है, या वो है कांस्टेंट। ये लगा दिया हमने कांस्टेंट ऐसा। तो अगर हमारा एक्सेलरेशन बच्चों कांस्टेंट है, ध्यान से देखिएगा आप, अगर हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यहां पर हमें यूज करना है v। ये आपने पढ़ा है, बड़े अच्छे से पढ़ा है, आपको आते हैं ये इक्वेशंस, ठीक है। हाँ जी, हाँ एक और लिख देते हैं आपके लिए, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ आप सिंबल्स का जो मीनिंग है वो अच्छे से जानते हैं। v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, s इज डिस्प्लेसमेंट, a इज एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम। दिस एक्सेलरेशन a इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। आप बोलोगे सर एक और इक्वेशन होती है nth सेकंड में ट्रैवल करने वाली, nth सेकंड में ट्रैवल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो इक्वेशन है, बता दे रहा हूं मैं, वही बता दे रहा हूं। उसके पहले एक काम देखो आप, ये वेरिएबल एक्सेलरेशन, अगर हमारा एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट नहीं है, ये बदल रहा है, तब हमको क्या यूज करना है, तब हमको यूज करना है बच्चों, देखना ध्यान से, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv बाई dx। ये एक रिलेशन है, ठीक है, यहां पर हम कैलकुलस यूज कर रहे हैं अब, ठीक। और दूसरा हो गया एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv बाई dt। ध्यान से देख लीजिए, आपके सामने पूरी कहानी मोशन की दिख रही है, ब्रीफ में कर दिया। अगर इतना आप प्रॉपर लगा पा रहे हो, मोशन का कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं है जो आपसे छूटने वाला है। 100% करके आओगे आप, अगर आप इतना कर रहे हो बस, ठीक है। मतलब देखो, आपको बताऊं, आप प्रॉब्लम करके आओ नहीं करके आओ, आप कभी भी आकर उसका सोल्यूशन देखो, आपको समझ में यही आएगा कि प्रॉब्लम इस फ्रेम से बाहर नहीं गई, इसी के अंदर थी पूरी। देखने क्या गए सबसे पहले हम, एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन कैसा है, एक्सेलरेशन है हमारा 0, नो एक्सेलरेशन, ठीक है भाई। अगर एक्सेलरेशन नहीं दिया है प्रॉब्लम में तो हम यहां तक आ जाते हैं, क्या लगा देते हैं, एक्सेलरेशन 0, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। यहाँ पर हमको स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम जैसे फॉर्मूला लगाने हैं, उसी से हमको प्रॉब्लम सॉल्व होनी है। फिर अगर हमको दिख रहा है एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो, इसको हम बोल सकते हैं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इस टाइप की मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और इस टाइप की जो मोशन है ये बिल्कुल ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है बेटा जी। अब अगर बात करते हैं आपसे आगे जाकर, ये समझ में आई ना कहानी आपको। अब अगर मैं आपसे आगे बात करता हूँ इस कहानी को हटाते हुए, अगर बच्चों आपकी जो प्रॉब्लम अब कभी हमको इस तरीके की मिल रही है कि एक बॉडी है ऊपर से जो ड्रॉप्ड है, नीचे की तरफ छोड़ी गई है, तो यहाँ हमको एक बात याद रखनी है बच्चों कि यहाँ इस पर जो एक्सेलरेशन पहले से ही लगता है, ये कौन लगाता है, किसकी वजह से लगता है बेटा, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आता है g, जिसका वैल्यू हम तो अपने से 10 ले लेते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, परंतु इसका सही वैल्यू हमको पता है 9.8, प्रॉब्लम में कई बार दिया रहता है कि क्या लेना है, उसके हिसाब से हम ले लेते हैं। अभी जो जेईई मेंस चल रहा है बच्चों, उसमें आपका जो एनालिसिस होगा, आप जिस तरीके से प्रॉब्लम को एनालाइज करोगे, उसके बाद आप उसको जिस तरीके से प्रोसीड करोगे, उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। जल्दी से अगर आप इनमें से कुछ भी लगा लेते हो, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जानी है बेटा, ठीक है, याद रहेगी ये बात आपको। अच्छा, अब मैं देखता हूँ, ये जब ऊपर से ड्रॉप्ड है कोई ऑब्जेक्ट और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, तो एक्सेलरेशन हमको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। ये कैसी टाइप की मोशन में इसको मैं रखूँगा, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है क्या, नहीं है बेटा। यहाँ पर एक्सेलरेशन है, क्या ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो यहाँ पर अगर मैं देखने जाऊँ कि कौन सा मेरे लिए मेथड सही है, मैं यहाँ पर लगाने जाता हूँ बच्चों इक्वेशंस ऑफ मोशन। बड़ी आसानी से इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाता हूँ मैं मोशन अंडर ग्रेविटी में, ठीक है बच्चों जी। अच्छा, मोशन अंडर ग्रेविटी पे आता हूँ, उसके पहले 2-3 चीज़ें आपसे जल्दी जल्दी डिस्कस करूंगा। इसको यहाँ से हटा भी नहीं रहा हूँ मैं, अभी आके इसी पे डिस्कशन करूंगा आपसे। उसके पहले देखना ध्यान से, मैंने आपसे कहा कि एक ऑब्जेक्ट था जो जा रहा था ऐसे, ठीक है। आपसे बोला गया कि एक ऑब्जेक्ट है जो एक डायरेक्शन में जा रहा है, कोई बॉडी है जो एक डायरेक्शन में जा रही है, इसकी वेलोसिटी है, मान के चलिए दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकेंड। ये एक शार्प राइट टर्न लेता है, तो ये शार्प राइट टर्न ले लिया इसने ऐसा, और इसकी वेलोसिटी अभी भी मैग्नीट्यूड में देखा जाए तो 50 मीटर पर सेकेंड है। पूछ रहा है कि बताओ क्या इसमें एक्सेलरेशन होगा। यहाँ देखो बेटा, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कहानी बदल गई है थोड़ी सी, तो एक्सेलरेशन तो होगा।
ठीक है, कैसे निकालते हैं ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? या तो आपको कभी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो वो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है, आप चुपचाप पहले एक फ्रेम बनाओगे। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का कोई भी प्रॉब्लम आए, कभी भी आए, कैसा भी आए, आपको क्या करना है, सबसे पहले बनाना है नॉर्थ साउथ, यहाँ होता है ईस्ट, यहाँ होता है वेस्ट। नॉर्थ वर्ड जा रहा था कोई, तो ये 50 से जा रहा था और अचानक उसने अपनी डायरेक्शन चेंज करी, अब वो ईस्ट वर्ड जाने लग गया, मतलब नाउ द डायरेक्शन इज टूवर्ड्स ईस्ट लाइक दिस। अगर मैं कहता हूं कि चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी, तो बेटा चेंज इन वेलोसिटी होगी बाद वाली माइनस पहली वाली। बाद वाली कितनी थी, 50। अब देखो यहाँ पर वेक्टर्स को अप्लाई कर सकते हैं हम, कैसे? मैं बोल सकता हूँ 50 आई कैप माइनस, और इनिशियल क्या थी हमारी, इनिशियल थी अपवर्ड्स वेलोसिटी थी, 50 जे कैप बोल सकता हूँ उसको मैं। दिस इज 50 जे कैप, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी। और हम जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी हाँ जी पर यूनिट टाइम। देखो छोटी डेफिनेशन तो ये भी सही है, कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। तो क्या मिल रहा है बच्चों जी, अगर मुझको टाइम दिया होता है यहाँ पर तो मैं उस टाइम से डिवाइड कर देता, और अगर मुझसे कोई पूछ रहा है कि भाई किस डायरेक्शन में मेरा वेलोसिटी में चेंज हुआ, तो भाई ये मैंने चेंज इन वेलोसिटी निकाला है, इसका डायरेक्शन निकालना होता तो मैं यहाँ पर यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर देता। जानते हो ना आप यूनिट वेक्टर कैलकुलेशन? छोटा सा एक आइडिया देना चाह रहा था, दे दिया। आगे चलते हैं हम, ज़्यादा एक्सपांड नहीं कर रहा हूँ किसी भी चीज़ को, मैं ज़्यादा एलोबरेट नहीं करना चाहूँगा, समय हमारे पास कम है। बेटा आप देखते हैं आगे, मैं कहता हूँ वेलोसिटी के लिए आपको ये भी आता है एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी का ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्म है जो पूछा जाता है। एवरेज वेलोसिटी अगर आपसे कभी पूछा जाता है तो आप याद रखें टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है एवरेज वेलोसिटी, और आपसे मैं कहता हूँ कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है एवरेज स्पीड। ये दो बातें हमको याद रखना है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखता हूँ आपके लिए मैं, देखिए एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, यानी कि S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डैश 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 डिवाइडेड बाई टोटल जो टाइम लगा है, यानी कि T1 प्लस, मैं लिख सकता हूँ T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस डैश 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 डैश। कहाँ तक जाऊँगा बच्चों, यहाँ पर मैं Tn तक जाऊँगा और यहाँ पर मैं Sn तक जाऊँगा। ये बात मुझे बड़े अच्छे से पता होनी चाहिए बच्चों। अगर मैं इसी फॉर्म को ऐसे लिखूँ, देखना जरा ध्यान से, S1 S2 S3 की जगह मैं क्या लिखूँ भाई, डिस्टेंस है ना, इसको मैं स्पीड इंटू टाइम बोल सकता हूँ। तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ, देखो स्पीड इंटू टाइम प्लस स्पीड इंटू टाइम प्लस डैश 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 अपॉन ये T1 प्लस T2 प्लस डैश डैश डैश। ये एक और फॉर्म यहाँ पर आ जाता है। और अगर मैं इसको एक और तरीके से देखने जाऊँ क्या, हाँ देखता हूँ, देखना आप, एक और फॉर्म में लिख रहा हूँ, सारे तीनों देख लेना और फिर देख लेना कि कब काम आते हैं। अगर मैं लिख रहा हूँ S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डैश 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 डिवाइडेड बाई इस टाइम को लिख रहा हूँ अब की बार में, क्या टाइम होता है बच्चों, क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मैं लिख सकता हूँ डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैं आपको ये दिखाने का मतलब ये था कि आप याद करने पहुंच जाते हो, रटने चले जाते हो उस फॉर्मूला को, कि अगर बराबर बराबर डिस्प्लेसमेंट दी हो और टाइम अलग अलग हो तब क्या करना है, या बराबर बराबर टाइम दिया है डिस्प्लेसमेंट अलग अलग दिया है तो क्या करना है। फॉर्मूला याद करके जाते हैं, कभी कभी हम भूल जाते हैं, नहीं भूलना है हमको। तो ये याद रखना है कि अल्टीमेट कहानी यही है। अगर एग्जाम में प्रॉब्लम मिली, जेई में हमारे पास समय होता है, 2-3 मिनट हम एक क्वेश्चन में दे सकते हैं अगर हमारे रेंज में हुआ तो। भाई साहब हमको लग रहा है कि नहीं प्रॉब्लम हो जाएगी हमसे और ज़्यादा लंबा समय भी नहीं लगना है, तो हम उस पर थोड़ा सा खेल सकते हैं। फॉर्मूला अगर हम भूल रहे हैं तो इसको रिकॉल कर लें, ये तो पता ही है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम या टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसको रिकॉल करने के बाद अगर हमको दिया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात नहीं हो रही, टाइम के बारे में बात हो रही है कि टाइम के इतने 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 इंटरवल हैं और वेलोसिटीज दी हैं हमको अलग अलग अलग, इन दैट केस अपन ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और वेलोसिटी दिया हुआ, टाइम के बारे में बात नहीं हो रहा है, इन दैट केस अपन ये यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों इस बात को आप याद रखें, इससे ये भी निकल आएगा, इससे ये भी निकल आएगा, बिना घबराए प्रॉब्लम सॉल्व करना है। एनटीए सिर्फ आपको यही चेक कर रहा है आजकल कि आप घबरा कितने रहे हो। अगर आप घबराओगे नहीं तो ये प्रॉब्लम्स आपसे बहुत आसानी से बनेंगी, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होने वाली आपको, ठीक है। चलते हैं आगे, इस कहानी को यहीं रोक रहा हूँ मैं। एवरेज बता दिया आपको मैंने। इंस्टेंटेनियस अगर मुझको निकालना है वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस, तो आप जानते हैं मेरा जो भी डिस्प्लेसमेंट है अगर उसको मैं इस तरीके से ऐसे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। एक काम का फैक्ट आपको बोल के जा रहा हूँ मैं बच्चों कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है
ये मैग्नीट्यूड वाइज देखी जाए तो बराबर होती है, परंतु अगर मैं बात करता हूँ एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की, तो हमेशा एवरेज स्पीड ही ज़्यादा होगी, ठीक है। वेलोसिटी उसके बराबर हो सकती है पर उसके ऊपर कभी नहीं निकलने वाली, ठीक है जी। चलें आगे चलते हैं। ग्रेविटी पे वापस आ गया मैं, ये लो, ये मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन खत्म करेंगे अपन जल्दी जल्दी ना, ठीक। यहाँ पर वापस आ गया मैं। अगर मैं कह रहा हूँ इसको मैंने ड्रॉप किया है तो कहानी क्या बनती है, यहाँ पर कहानी बनती है बच्चों, इक्वेशन मेरी अगर लगनी है तो क्या बनेगी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी जैसी इक्वेशन ही लगेंगी। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात हो रही है। अगर ये लग रहा है तो बेटा मैं यहाँ पर अब एक क्वेश्चन करते हैं, आराम से करते हैं, आ जाओ। भाई साहब, एक पत्थर था, ऐसे ज़मीन से ऊपर की तरफ फेंका गया। एक पत्थर था जिसे हमने नीचे से ज़मीन से ऊपर की तरफ फेंका। क्या इसकी कोई वेलोसिटी होगी? आप बोलोगे हाथ में तो क्यों वेलोसिटी होगी? अरे भैया फेंका है, वेलोसिटी नहीं दोगे तो ऊपर कैसे जाएगा? जाएगा क्या? नहीं जाएगा। जाने के लिए तो आपको यहाँ पर उसको वेलोसिटी देनी पड़ेगी। मतलब हम क्या कह रहे हैं, इट हैज़ सम वेलोसिटी से v बोलें क्या? इनिशियल वेलोसिटी को तो u बोलते हैं, तो उसको u बोल देते हैं। लो जी, इनिशियल वेलोसिटी u थी। अब इसको ऊपर की तरफ फेंका गया इनिशियल वेलोसिटी u से। एक समय ऐसा होगा जब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बोलो आप? 0 हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, जरा बोलना तो? 0, ठीक है। पूरे रास्ते में अगर मैं इसका देखूँ कि क्या कहानी चल रही है, बेटे देखो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये था और इस पे जो g लग रहा था वो नीचे की तरफ लग रहा था मित्रों। तो समस्या यहाँ पर ये है कि अगर प्रश्न में आया कि क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अलग अलग डायरेक्शन में हो, आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत है, उदाहरण, ठीक है। फिर अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि इज इट पॉसिबल दैट अ बॉडी इज इन रेस्ट बट इट हैज सम एक्सेलरेशन? यस, बिल्कुल पॉसिबल है। जहां पर बॉडी की वेलोसिटी 0 है, देखो टॉप मोस्ट पर वेलोसिटी 0 है पर इसका एक्सेलरेशन g है। पूरे समय इसका एक्सेलरेशन क्या है, g। और एक बात और याद रखेंगे जी, कि अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है ऐसा और इसको अगर मैंने छोड़ा है, देखो शायद आपको दिखे अगर कैमरे के FPS फ्रेम पर सेकंड में हमारे जी ने थोड़ी मदद कर दी और जी के कारण आप इसको देख पाए। देखो जी इतना तेजी से इसको खींचेगा, ये नीचे गिरेगा। ये पेन है ना, देखो पेन है, ये भी तेजी से नीचे गिरेगा। और जब ये तेजी से नीचे गिरेगा तो भाई इसका जो फॉल है ना, दिस फॉल इज कॉल्ड फ्री फॉल। क्या कहलाता है? फ्री फॉल कहलाता है। मतलब अगर सिर्फ जी के प्रभाव में कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, इसके फॉल को हम फ्री फॉल कहते हैं। और बेटा जी, अगर मैं कहता हूं कि क्या किसी बॉडी में ऐसा हो सकता है कि एक्सेलरेशन एक डायरेक्शन में हो, वेलोसिटी दूसरे डायरेक्शन में? यस, ये आपका केस है वो वाला। क्या ये पॉसिबल है कि किसी पॉइंट पर वेलोसिटी हो पर एक्सेलरेशन ना हो? वो तो हम जानते हैं हो सकता है, पर हाँ वेलोसिटी 0 हो और एक्सेलरेशन हो, ये भी पॉसिबल है। कहाँ पर? टॉप मोस्ट पॉइंट पर ये पॉसिबल था। अब और आगे की कहानियां करते हैं। आओ, इसी के साथ खेल रहे हैं, खेल शुरू किया है तो ऊपर तक ले जाकर खत्म करेंगे। आ जाओ जी। पत्थर को फेंका था यहां से u वेलोसिटी से, टॉप मोस्ट पर वेलोसिटी हो रही है 0। देखें जरा कितने टाइम में पहुंचा है, पूछा कि कितने टाइम में पहुंचा, तो लो लगाओ क्या मिल रहा है आपको, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों जी। फाइनल वेलोसिटी हो रही है हमारी 0। इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी थी, बोलिए जल्दी से। आप बोलोगे सर इनिशियल वेलोसिटी तो u थी। अब एक्सेलरेशन इसके अपोजिट डायरेक्शन में था, यहाँ पर मैं लगा दूंगा -a और t। देखो वेक्टर वगैरह कुछ नहीं कर रहा हूँ ना मैं आपसे, सिर्फ वेक्टर हैं दोनों क्वांटिटीज, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन कर दिया क्योंकि अपोजिट हैं जी। अब क्या कह रहा हूँ मैं, t निकालने जा रहा था, मैग्नीट्यूड वाइज t मुझको क्या मिल रहा है, बोलो आप? हाँ जी, कितना मिल रहा है? देखो ये at इधर चला जाएगा, u वहीं रहेगा, u बाई, अगर मैं कहता हूँ अच्छा a क्या है यहाँ पर हमारा, a तो हमारा g है, तो ये u बाई g हो गया। ये कौन सा टाइम है बच्चों, बोलो जरा, ये कौन सा टाइम है? अगर किसी पत्थर को मैंने नीचे से ऊपर की तरफ फेंका तो ऊपर तक जाने में जो टाइम t लगता है, दिस इज टाइम t। अच्छा जी, अगर मैं कहता हूं आपसे कि कितनी ऊंचाई तक जाएगा, वो कितनी ऊंचाई तक जाएगा, देखो भाई अगर पूछा जाए कि कितनी ऊंचाई तक जाएगा तो मैं लगाता हूं s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ। देखो यार यहीं पर गड़बड़ हो जाती है, पूछा कि कितनी ऊंचाई तक जाएगा, टाइम हमारे पास था नहीं, वो तो हम कैलकुलेट कर रहे थे ना, कैलकुलेशन से निकला है, ठीक है। अगर इसकी जगह मैं इक्वेशन लगाता, कौन सी इक्वेशन लगाना, अगर आपको नहीं आता है तो आप यहीं से देख लो, मोशन का प्रॉब्लम तो सही करके आओगे आप। क्या मिल रहा है आपको, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर
प्लस 2as, ये थर्ड इक्वेशन है जी। हमको बोल रहा है फाइनल वेलोसिटी 0 है, टॉप मोस्ट पर तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। लो कर दिया, टॉप मोस्ट पर फाइनल वेलोसिटी 0। भाई इनिशियल वेलोसिटी कितनी है अपनी? इनिशियल वेलोसिटी हमको दी है u स्क्वायर प्लस एक्सेलरेशन 2, ये माइनस g हो गया। h हमको कैलकुलेट करना था, कितना है बोलो जल्दी से, कितना है एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन नहीं, h कितना आ रहा है बोलो जल्दी से बच्चों। h हमको मिल रहा है u स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, आप बोलोगे सर इन चीज़ों का क्या और कोई इस्तेमाल है या आप यूं ही टाइम पास कर रहे हो? नहीं बच्चों, ये बहुत काम की कहानी है, मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ अभी इसका क्या इस्तेमाल है यहाँ पर। ये याद रहेगा ना u बाई जी, ये याद रहेगा ना u स्क्वायर बाई 2g। अब देखो आप अपन इसको कैसे यूज़ करते हैं। बेटा अभी तक आपको जो मैंने मोशन पढ़ाई ये 1 डायमेंशनल मोशन थी, और अब मैं इसको 2 डायमेंशनल मोशन में ले जाकर इसी फॉर्मूलों से सारी कहानियाँ निकाल कर दे रहा हूँ। ध्यान से देखना बच्चों। अब की बार क्या हुआ, हमने यहाँ पर एक प्रोजेक्शन की बात करी। आप बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हो क्या सर? मैंने बोला प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब जब भी किसी ऑब्जेक्ट को मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, फेंक रहा हूँ, तो किसी डायरेक्शन में कर रहा हूँ, किसी को किसी भाई फुटबॉल ही है मान लो, थोड़ी देर के लिए उसको मैंने किक किया। ज़रूरी नहीं है कि जो मोशन ऐसी वाली दिखे ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। किसी भी फेंके हुए ऑब्जेक्ट की जो मोशन है, दैट मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टेड बॉडी की मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अब अगर मैं कह रहा हूं आपसे कि ये एक प्रोजेक्शन था, हाँ जी, दिस प्रोजेक्शन इज कॉल्ड ओब्लिक प्रोजेक्शन। कौन सा प्रोजेक्शन कहलाता है बच्चों? ये ओब्लिक प्रोजेक्शन कहलाता है। यहाँ पर ये थीटे एंगल से, अरे थीटे नहीं बोलते हैं, बेचारे का नाम है पूरा थीटा। ठीक है, थीटा से मैंने इसको प्रोजेक्ट किया, एंगल थीटा है मान के चलो आप। हम जानते हैं कंपोनेंट्स होंगे वेलोसिटी के, एक कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का v cos थीटा, और ये जो दूसरा कंपोनेंट है इसको हम बोलेंगे v sin थीटा। v नहीं यार, इनिशियल वेलोसिटी तो u बोलते हैं, u कर लेते हैं, आ जाओ। ये u हो गया, ये u हो गया। अब चलो जरा u हो गया, तो अब आप मुझे ये बताओ जरा कि बेटा इसको ऊपर तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में और यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगता है? बच्चा जानता है कि टाइम लगता है टाइम ऑफ फ्लाइट। फॉर्मूला याद करते हैं हम 2u sin थीटा बाई जी। अगर आपको याद करना है, नहीं याद करना, याद नहीं रहता, आप इससे भी देख सकते हो। देखो बिल्कुल वही कहानी है। अगर मैं कहता हूं कि वर्टिकल वेलोसिटी, देखो ये जब हमने निकाला था उस केस में तो हमने पत्थर को सीधे ऊपर फेंका था, तो वही पत्थर को सीधे ऊपर फेंकने वाली वेलोसिटी हमारी u sin थीटा है। ठीक, तो अगर मैं बोलूं कि ऊपर तक जाने में जहां पर वो रेस्ट में आता है पहली बार, देखो ये पॉइंट याद रखना आप, यहाँ पर रेस्ट में आ रहा है क्या? वो रेस्ट में एक्चुअली नहीं आया। यहाँ पर रेस्ट में इसलिए नहीं आया क्योंकि इस पर हमेशा एक वेलोसिटी है u cos थीटा जो इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, और इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी, फिक्स रहेगी, क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन बच्चों नहीं है। इसमें अगर एक्सेलरेशन है तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है g, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस वाली मोशन में था। तो जो मेरा टाइम लगा ना यहाँ से यहाँ तक पहुँचने वाला, उसको मैं बोल सकता हूँ क्या? मैं बोल सकता हूँ u बाई जी यहाँ था, पर यहाँ की वेलोसिटी u sin थीटा थी, तो मैं टाइम क्या बोल दूंगा? u sin थीटा बाई g हो जाएगा बेटा जी टाइम। अच्छा एक बात हम ये भी जानते हैं कि अगर हमने एयर का प्रेजेंस नेग्लेक्ट किया है, हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर एयर का प्रेजेंस नहीं है तो जितने टाइम में पत्थर ऊपर जाता है उतने ही टाइम में नीचे आता है। मतलब बेटा जितने टाइम में ये ऊपर गया था उतने ही टाइम में नीचे आएगा। टोटल टाइम हो जाएगा हमारा u sin थीटा बाई जी प्लस u sin थीटा बाई जी, मतलब हो गया जी 2u sin थीटा बाई जी। बात समझ में आ गई बात जी? हाँ जी, चलते हैं जी आगे जी। अब अगर मैं कहता हूं जी कि दिस इज टोटल टाइम, दिस टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। बच्चों कभी कभी बच्चे मुझसे ये पूछ लेते हैं सवाल में कि सर एक बात बताओ, एक पत्थर है, इस पत्थर को ऊपर जाने में ज़्यादा टाइम लगता है कि नीचे आने में ज़्यादा टाइम लगता है? सब बहुत सिंपल सी कहानी है। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि एयर का प्रेजेंस मान लिया जाए, एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर किया जाए, तो बेटा याद रखना कि पत्थर को नीचे आने में ज़्यादा समय लगता है ऊपर जाने के मुकाबले। ठीक है, परंतु अगर मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो पत्थर है वो ऐसे माहौल, ऐसे एटमॉस्फेयर में, ऐसे वातावरण में फेंका जा रहा है जहाँ पर एयर का प्रेजेंस नहीं है, हवा नहीं है, तो वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ऊपर जाने में और नीचे आने में बराबर बराबर समय लगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ये फॉर्मूला तो हमारा यहाँ पर हमने सेट कर लिया। इससे क्या निकाला हमने? दिस इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका आधा कर दो तो ऊपर जाने में लगा टाइम, पूरा कर दो तो नीचे आने में भी लगा टाइम, इंक्लूड हो गया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। आप बोलोगे सर इस h का क्या करें? अचार डालें? नहीं डालें, इसको हम यहीं पर चटनी बना के खा लेते हैं।
h क्या दिख रहा है आपको, u स्क्वायर बाई 2g। बेटा जी दिस इज हाइट, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या थी, u साइन थीटा ना, इस u की जगह रख दो आप u साइन थीटा, देखो आपको मैक्सिमम हाइट आ गया, फॉर्मूला देखो निकाल दिया आपके लिए। भूल जाते हो अगर तो यहां से देख सकते हो आप, क्या हो जाएगा u स्क्वायर, हाँ जी क्या हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इज इक्वल्स टू h। दिस इज मैक्सिमम हाइट। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन चल रहा है, आप बोलोगे शुरू कहां से किया था, पहुंच कहां गया, अरे क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं भैया, ऐसे ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। अच्छा फिर आपसे मैंने कहा कि ये जो आपका टाइम था जो टोटल 2u साइन थीटा था, भाई साहब हमने ये देख लिया कि मैक्सिमम हाइट हमारी इतनी आई। अब किसी ने कह लिया कि किसी ने पूछ लिया, किसी ने पूछ दिया कि सर ये बताओ ये मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस तक जा रहा है, रेंज का फॉर्मूला तो आता है हम भूल जाते हैं अक्सर, याद रखना बच्चों, रेंज का फॉर्मूला निकालना है। सबसे पहले तो आप देखो टोटल टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, आप बोलोगे सर u बाई जी प्लस u बाई जी, हमने कहा बिल्कुल सही बात है, पर ये u कौन सा वाला, ये जो u था बच्चों ये तो वर्टिकल डायरेक्शन वाला था, मतलब आप इसको टाइम को बोल सकते हो t इज 2u/y बाय जी, वर्टिकल डायरेक्शन वाला टाइम 2 दो बार, यही तो किया ना बेटा, वर्टिकल कितना था 2u साइन, सॉरी वर्टिकल कितना था u साइन थीटा, u साइन थीटा हमारा अगर मैंने इस वाली इक्वेशन में डाला तो केवल एक तरफ का ऊपर जाने का टाइम आया, डबल कर दिया तो नीचे आने का भी टाइम लग गया, ठीक। भाई साहब अगर मैं कहता हूं कि ये हॉरिजॉन्टल किस वेलोसिटी से चल रहा था, द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज u cos थीटा, ये कांस्टेंट थी, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं था, तो यहाँ पर अब मैं वही बात लगा रहा हूँ जो आपको सबसे पहले बताई थी वीडियो के, कि अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो हम लगाएंगे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो मैंने लगाया स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम भी बोल सकते हैं। तो लो जी डिस्टेंसेज आर, ये हमारी ये डिस्टेंस थी, स्पीड कितनी थी u cos थीटा, या इसको मैं ux बोल दूं तो ये हो गया मेरा ux ऐसा, और टाइम कितना लगा जी, टाइम तो लगा 2u/y बाई जी, तो ये कर दिया मैंने इंटू 2u/y बाई जी। इसको मैं और क्या कह सकता हूँ जी, देखो जी इसको मैं कह सकता हूँ ux की जगह आ जाएगा u cos थीटा, आ गया बिल्कुल आ गया, uy की जगह आ जाएगा, क्या आ जाएगा uy की जगह u साइन थीटा, तो ये हो जाएगा u साइन थीटा। बेटा जी ये जो 2 है इस 2 को मैंने यहाँ पर लिख दिया ऐसे, और जो नीचे का g है वो इस प्रकार आ जाएगा, आपको दिख रहा है 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, या आप इसको बोल सकते हो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। सारी की सारी कहानियाँ रेंज को निकाल कर दे रही हैं। मेरे ख्याल से मैंने आपको यहाँ पर काफ़ी चीज़ें बता दी, आपको पूरी की पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन की सारी कहानियाँ, सारा खाका खींच कर दे दिया। प्रोजेक्टाइल मोशन को थोड़ा सा और जल्दी जल्दी देखेंगे, इसकी हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की वेलोसिटी देख ली, सॉरी वेलोसिटी देख ली कि कौन सी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, हमने यहाँ ये देख लिया कि रेंज कितनी आती है, हमने ये देख लिया कि हाइट कितनी आती है, हमने ये भी देख लिया कि इनको याद कैसे रखना है। मैं आपसे और कहता हूँ बच्चों कि मान लो यहाँ पर मैंने किसी पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका था और यहाँ इसकी वेलोसिटी u थी। अब सवाल आपसे है मेरा, आपको बताना है कि इसकी एनर्जी इसका क्या हो रहा है, और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी एनर्जी का क्या खेला है, ठीक है। अगले में होगा खेला, पत्थर फेंका, वेलोसिटी दी u, जैसा कि हम देख पा रहे हैं ओब्लिक प्रोजेक्शन है, थीटा एंगल से मैंने इसे फेंका है ज़मीन से। आप जानते हैं कि g जो है वो सिर्फ इसकी वर्टिकल वेलोसिटी को कम करेगा। अब यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी देखा जाए तो u का कंपोनेंट u साइन थीटा, ये वो कंपोनेंट है जो बिल्कुल प्रभावित रहेगा g से, और ये जो है u cos थीटा, बच्चों बता दूं आपको मैं कि पूरे रास्ते में u cos थीटा g से अप्रभावित रहेगा, क्योंकि g तो नीचे लग रहा था, u cos थीटा ऐसे था, ठीक है। मैं कह रहा हूं बच्चों कि हर जगह इसकी जो वेलोसिटी है u cos थीटा कम से कम रहेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, परंतु वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा वेरी होगा। अगर मैं बात करता हूं एनर्जी की, तो एनर्जी कितनी थी यहाँ पर बोलो जरा, कितनी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी थी सिर्फ और सिर्फ, कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv²। आपने बोला जी सर बिल्कुल इतनी होगी, ठीक है, इतनी होगी क्या, नहीं होगी भैया। वेलोसिटी कितनी थी, वेलोसिटी तो u थी ना, तो मुन्ना हाफ mv² तो फॉर्मूला होता है, यहाँ हो गया हाफ mu², ठीक है बेटा जी। अब अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ टोटल वेलोसिटी u थी, ठीक, हाफ mu² टोटल एनर्जी थी, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ इसकी एनर्जी कौन सी होगी, सिर्फ अगर मैं काइनेटिक की बात करूँ तो यहाँ देखिएगा आप, ऊपर चलते 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 जो u sin थीटा है वो गायब हो चुका है, u sin थीटा 0 हो गया है। यहाँ केवल और केवल इसकी एक ही वेलोसिटी बची है,
यू कॉस थीटा बच्चों। तो यहाँ इसकी अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूँ मैं आपसे, तो ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम यू कॉस थीटा, पूरे को ब्रैकेट में भर देते हैं इस प्रकार, इसका स्क्वायर। दिस इज द ओनली काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर अगर मैं बात करता हूँ पोटेंशियल एनर्जी, क्या करने जाओगे आप, mgh लगाओगे क्या, लगा सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा, मत लगाओ ना दोस्तों। हमारी टोटल एनर्जी कितनी थी, हाफ एम यू स्क्वायर। अगर मैं बोलूँ कि कितनी थी, आप बोलोगे इट इज़ हाफ एम यू साइन थीटा स्क्वायर, ऐसा, प्लस हाफ एम यू कॉस थीटा। देखो अगर आपको मेरी बातों का यकीन ना आए तो आप इसको खोल सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, आपको अपने आप कहानी वही मिल जानी है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक आते हुए वेलोसिटी कितनी बची, वेलोसिटी इतनी बच रही है। वेलोसिटी कितनी गायब हो गई, कितनी गायब हो गई भैया, ये वाला तो पार्ट गायब हो गया, मतलब ये जो वेलोसिटी, सॉरी ये वाली एनर्जी गायब हो गई, मतलब ये वाली जो एनर्जी है ये कौन से फॉर्म में चली गई, पोटेंशियल फॉर्म में। क्या समझ में आया, यहाँ से पत्थर फेंका, किस स्पीड से फेंका, यू स्पीड से फेंका। जब पत्थर टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुँचता है अपने पैराबोलिक पाथ के, तो यहाँ इसकी जो एनर्जी है वो केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण होती है। दिस एनर्जी इज़ हाफ एम यू कॉस थीटा स्क्वायर। परंतु अगर मैं बोलूँ कि यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो एनर्जी में जितना चेंज आया, दिस इज द टोटल एनर्जी। एनर्जी में चेंज आ गया इतना, क्योंकि अब बची है सिर्फ इतनी, तो जितना चेंज था वो अब यहाँ पर पोटेंशियल फॉर्म में आ गया है, ख़त्म कहानी, ठीक है। बाकी कहानियाँ थोड़ा सा आगे पीछे करके देख लेना, जल्दी जल्दी चलेंगे आगे। एनर्जी भी बता दी थोड़ी सी आपको यहाँ पर, ठीक। अच्छा वो वाली कहानी वो तो पता है ना आपको, वो पत्थर को अगर हमने ऊपर से केवल छोड़ा था, पत्थर नीचे आ रहा था, क्या होता है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड एंड थर्ड सेकंड में ट्रैवल डिस्टेंसेस का जो रेशियो है वो क्या होता है, 1:3:5, याद है ना। और अगर टोटल डिस्टेंसेस की बात करें, पहले पूरे सेकंड में टोटल ट्रैवल डिस्टेंस, दूसरे पूरे 2 सेकंड्स में ट्रैवल डिस्टेंस, और पूरे 3 सेकंडों में ट्रैवल डिस्टेंस का जो रेशियो है 1:4:9 होता है। देख सकते हो आप, ये निकाल सकते हो। चल रहे हैं आगे, रिकॉल करवा रहा हूँ मैं तो चीज़ें जल्दी जल्दी। अच्छा मुझे एक बात बताना जल्दी से आप, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि टॉप मोस्ट पॉइंट का मोमेंटम कितना होगा, एक पत्थर था इसको हमने फेंका, टॉप मोस्ट पॉइंट का मोमेंटम देखते हैं कौन बता रहा है। अब भाई फिर वही कहानी, ये ऐसा इसको उछाल दिया, इस पॉइंट का मोमेंटम, आप चिल्ला के बोल रहे हो, मेरे पास आवाज़ आ रही है यहाँ तक, कितनी है, एम यू कॉस थीटा। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर भाई यू स्पीड थी, वेलोसिटी थी, हाँ जी वेलोसिटी थी, कंपोनेंट यहाँ पर केवल कितना बचा, यू कॉस थीटा, यहाँ का मोमेंटम पी कितना हो जाएगा बच्चों, एम यू कॉस थीटा। जी बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात, इतनी बातें हमको पता हो गई। आगे चलते हैं, इसी तरीक़ों की मोशन को आगे लेके जा रहा हूँ मैं आपके लिए बच्चों। 2 डायमेंशनल मोशन, थोड़ा सा अपन रिवर के प्रॉब्लम्स देख लेते हैं जल्दी से। ये जो रिवर के प्रॉब्लम्स हैं, सीधी रिवर देख लो भाई आप, एक भाई रिवर है जो डी विड्थ की है, ध्यान से देखना, कुछ काम की बातें बता रहा हूँ। डी विड्थ की रिवर है जो इस तरीके से इस डायरेक्शन में अभी थोड़ी देर के लिए रुकी हुई है, बह नहीं रही है, हमने रोक दिया इसको, ठीक। अ मैन विशेस टू क्रॉस द रिवर, एक आदमी है जो रिवर को क्रॉस करना चाह रहा है, मैन विशेस टू क्रॉस द रिवर, ठीक है। और कहाँ पहुँचना चाह रहा है वो, ए से चलकर बी तक पहुँचना चाह रहा है, जस्ट अपोजिट पॉइंट ऑन अपोजिट बैंक। जी अगर कहा जाए कि मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर विथ वेलोसिटी वीएम, वीएम वेलोसिटी से जो आदमी है वो स्टिल वाटर में स्विम कर सकता है। प्रश्न ये है कि बताओ उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगेगा। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, हमने आपको बताया अगर एक्सेलरेशन नहीं है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाना है। ये हमारे बहुत सिंपल प्रॉब्लम भी मिलेंगे हमको, एनटीए, जेईई, ऐसे ही आसान सवालों से आपको मिलकर बनी हुई दिखेगी, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ डिस्टेंस है डी, स्पीड है वीएम, टाइम हो जाएगा बच्चों डी बाई वीएम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। काम की बात, अगर रिवर भी चलने लग जाए, रिवर की स्पीड भी आ जाए, तो क्या होगा, आदमी सिर्फ जो है ना, देखो आदमी अपनी एफर्ट से तो वीएम स्पीड से तो केवल यहाँ से यहाँ जाने की कोशिश कर रहा है। आदमी ने अपनी एफर्ट से कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, आदमी ने अपनी एफर्ट से जो डिस्टेंस ट्रैवल करी दैट इज़ डी ओनली, ठीक है। तो जितना टाइम पहले लग रहा था उतना ही टाइम अभी भी लगेगा, परंतु इस दौरान नदी जो है वो आदमी को थोड़ा सा आगे बहा देगी, मतलब आदमी जो है वो थोड़ा सा आगे यहाँ कहीं पर पहुँचेगा जी, यहाँ कहीं पर पहुँचेगा। ये जहाँ पर भी पहुँच रहा है हम ये बिल्कुल देख सकते हैं कि टाइम हमारा था डी बाई वी एम। इस टाइम तक
रिवर ने इंसान को कितना आगे बहा दिया, उधर नहीं बहाया इधर बहाया, कितना आगे बहा दिया इस तरफ, देखो आप ऐसे कितना बहा दिया। स्पीड थी वी टाइम था इतना। हम जानते हैं डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है बच्चों स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इज वी ऑफ रिवर, रिवर की स्पीड इंटू टाइम कितना लगा, जितना आदमी ने इसको क्रॉस करने में लगाया, कितना था भाई, दैट इज डी बाई वी एम। मैंने डी बाई वी एम इससे मल्टीप्लाई किया, ये मेरा क्या आ गया, ये अरे रिवर की विड्थ डी थी तो उसको आप ऐसा बोल दो कि इस पॉइंट का नाम दे देते हैं सी, इसको आप बोल दो, धीरे से बोलना, क्या भाई, ये जो बी सी डिस्टेंस है, ठीक है, ये हमको कितना मिल रहा है, वी आर इंटू डी बाई वी एम। ठीक है, चलते हैं आगे बच्चों। अब अगर आदमी को बिल्कुल वहां पहुंचना था जहां वो रुकी हुई नदी में जाना चाह रहा था, तो अब की बार आदमी को क्या करना पड़ेगा, देखो बहुत सिंपल सी बातें हैं, याद रखना है आपको। ब्रीफ कर रहा हूं और मुझे लगता है कि इसके बाहर चीज़ें नहीं जानी चाहिए, क्योंकि आजकल प्रॉब्लम्स तो वही आ रही हैं जो बहुत पहले बहुत हल्की मानी जाती थी, परंतु ऐसे तरीके से पूछ लिया जाता है कि बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं। आपको इन्हीं चीज़ों पर काबू रखना है, ठीक है, नर्व्स थोड़ी कंट्रोल रखनी है, आराम से प्रॉब्लम्स को सोचना है, उसका जवाब देना है। लो जी, ये पॉइंट ए था, मैन विशेस टू रीच दिस पॉइंट, ठीक है, रिवर इस तरफ उसको ड्रिफ्ट करा रही है, बहा रही है। आदमी क्या करेगा, अब आदमी एक काम करता है, आदमी कुछ इस तरीके से चले कि रिवर का जो बहाने वाला इफेक्ट है उसको वो चेक कर ले। चेक कर ले मतलब इफ अगर मनुष्य इस तरफ तैरना शुरू करे, ठीक ऐसे तैरना शुरू करे कि ये इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v थी, वेलोसिटी का देखिए ये एंगल मैंने थीटा ले लिया, यहाँ से वर्टिकल से थीटा ले लिया, ये वर्टिकल से थीटा एंगल बनाकर ऐसे तैरे कि ये कंपोनेंट हो जाए v cos थीटा, वेल दिस वाला जो है दिस कंपोनेंट बिकम्स v sin थीटा। मैं कहता हूँ बच्चों कि अगर आदमी ऐसे तैर रहा है और इसकी वेलोसिटी का जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना जी v sin थीटा, अगर ये v sin थीटा बराबर हो जाए किसके, अगर ये v sin थीटा बराबर हो जाए रिवर वेलोसिटी के यानी कि vr के, तो मेरी बात बिल्कुल मान लेना आप कि आदमी टस से मस आगे नहीं बह पाएगा, सीधे वो इसी लाइन पर चलते हुए यहाँ तक पहुँच जाएगा। बहुत आसान है ये। हमने क्या करना है, केवल हमको ये देखना है कि नदी कैसे बहा रही थी, नदी ऐसे बहा रही थी, एक वेलोसिटी ऐसे ले ली, एक क्या नेट वेलोसिटी, मतलब आदमी को जो तैरना है आदमी को ऐसे तैरना है जिससे इसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ये जो v sin थीटा है ये रिवर वेलोसिटी के बराबर हो जाए। इससे हमारा पहली बात तो थीटा निकलेगा। देखो आप, हम बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू वी आर डिवाइडेड बाई वी, और यहाँ पर साइन इनवर्स भी आ जाएगा। ये आप जानते हो कैसे आ जाएगा, ठीक। आपको अक्सर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय ये याद रखना है कि आदमी को रिवर वेलोसिटी से किस एंगल पर तैरना है, ठीक है। तो रिवर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये था, इससे जो एंगल है ये हो जाएगा बेटा 90 प्लस थीटा, ये याद रखना है आपको। अच्छा, आदमी को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा, इसकी वेलोसिटी अब v cos थीटा हो गई है। आप फिर लगाओगे कि टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज d, स्पीड इज v cos थीटा, तो t इज इक्वल्स टू d बाई v cos थीटा। हमारे पास नया समय आ गया। ये समय जो है ये पुराने वाले समय से थोड़ा ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि पहले तो इंसान अपनी पूरी एफर्ट से वहाँ जा रहा था, अब की बार इंसान को अपनी जो ताकत है उसका थोड़ा सा पार्ट नदी की स्पीड को ख़त्म करने के लिए लगाना पड़ रहा है, और बाकी जो बची खुची है उसको लेकर वो आगे जा रहा है। तो ये याद रखना है बच्चों अपने को। बहुत सिंपल सी एक और कहानी आपको मैं कह रहा हूँ। अगर किसी आदमी पर बारिश आ रही है ऐसे, देखो हल्के शब्दों में बताने की कोशिश केवल इसलिए है क्योंकि आप वैसे ही बहुत स्ट्रेस्ड हो, आपका एग्ज़ाम बहुत करीब है, आप हल्के फुल्के माहौल में हल्के फुल्के तरीके से इसको लर्न कर लो, ये मेरी कोशिश है केवल। एक आदमी है जो बारिश से बचने के लिए छाते को ऐसे रखे हुए, ठीक है। प्रश्न ये आता है, एनटी में तो बिल्कुल आ सकता है, कि किस तरफ चलने लगे कि पानी उसके लिए अब वर्टिकल आ जाए। बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, अगर पानी ऐसे गिर रहा है तो ये याद रख लें कि हवा या बादलों के चलने की जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसी रही होगी, ऐसी, इस तरफ से बादल जा रहे हैं, हवा ऐसी आ रही है, तब कहीं जाकर देखो भाई ऐसे जा रहा है और नीचे तो आ ही रहा है, इस वजह से एंगल बना हुआ है ये वाला। आदमी अगर खुद भी, यहाँ अक्सर बच्चे कहते हैं कि आदमी इस तरफ चलने लगे तो उसको पानी सीधे आते दिखने लगेगा, बेटा गलत हो जाएगा। सोचो ना आप, ये तो इस तरफ जा ही रहे थे, आदमी भी इस तरफ चलने लगे तो अब तो भाई दोनों ज़्यादा तेज़ी से एक दूसरे के करीब आने लगेंगे,
मतलब ये जो एंगल है आपको मैं बता रहा हूँ कि और बढ़ जाएगा एक तरीके से देखा जाए तो। यहाँ पर याद रखना है आपको कि अब देखो भाई, इसकी पूरी कहानियाँ नहीं एक्सप्लेन कर रहा मैं आपको, केवल ये बता दे रहा हूँ। क्यों? ये तो हम फिलहाल नहीं देख सकते, समय कम है। ये आदमी अगर उसी तरफ चलने लग जाए जिस तरफ पानी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो ऐसा हो सकता है कि उसको ऐसा मिले कि पानी अब वर्टिकली ड्रॉप हो रहा है इसके ऊपर। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। एक बहुत ही सिंपल सी कहानियाँ थी, आपको याद करवाना चाह रहा था मैं जल्दी जल्दी, छोटी छोटी बातें। आगे चलते हैं बेटा। ऐसे ही मोशन को देखते हुए एक और मोशन याद आ रही है मेरे को, 2 डायमेंशन में अगर चलना है तो सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के लिए जल्दी जल्दी 3-4 फॉर्मूला देखेंगे हम। सबसे पहली कहानी तो बेटा ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट अगर इस तरफ v स्पीड से जा रहा है, थोड़े समय के बाद यहाँ ये पहुँचता है और उसकी स्पीड अब v ही है। क्या स्पीड बदली? आप बोलोगे नहीं साहब, पहले भी v थी अभी भी v है। क्या बदला? क्या वेलोसिटी बदली? जी बदली। क्यों बदली? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। देखेंगे डायरेक्शन पहले ये थी, डायरेक्शन अब ये हो गई, वेलोसिटी बदल गई। तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कितना चेंज आया? बोलो जरा, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कितना चेंज आया? आप बोलोगे 0, कोई चेंज नहीं आया। तो वेलोसिटी में चेंज का मैग्नीट्यूड कितना आया? यार ये क्या हो रहा है सर, आगे पीछे क्या कर रहे हो? आसान है, सुनो। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पहले भी v था, अभी भी v है, बट वेलोसिटी चेंज हुई है डायरेक्शन की वजह से, और जो चेंज है इस चेंज का मैग्नीट्यूड बिल्कुल मिलेगा आपको। ठीक है, ये कितना मिलेगा बच्चों? ये आपको याद रखना है, ये होता है 2v sin θ/2। ठीक है, ये जो sin θ/2 है, यहां मैं लिख देता हूं, इट इज 2v sin θ/2। बहुत अच्छे से इसको देख लें आप बेटा। ये जो v sin θ/2 है, थीटा ये वाला एंगल था हमारा। ठीक है, याद रखना है केवल, और कुछ नहीं। और अगर मैं कह रहा हूं कि यही कहानी हमारी रेडियस के लिए देखी जाए, रेडियल वेक्टर में कितना चेंज आया, तो सेम ऐसे ही रिजल्ट रहेगा, बट इस v की जगह आ जाएगा r, 2r sin θ/2। दिस इज, देखो रेडियस के मैग्नीट्यूड में तो चेंज नहीं आएगा, यहाँ पर भी रेडियस r ही है, यहाँ पर भी रेडियस r है, पर उसकी क्योंकि डायरेक्शन बदल गई। देखो यहाँ पर रेडियस की डायरेक्शन ये थी, यहाँ पर रेडियस की डायरेक्शन ये है, चेंज आपको बता दिया, याद रख लेना है आपको। आगे चलते हैं बच्चों, छोटी छोटी बातें हैं। आपको मैं और बोलूँ, यहाँ पर कुछ एंगुलर क्वांटिटीज़ भी रिलेट कर देता हूँ, देखना ध्यान से। मैं कह रहा हूँ बेटा कि अगर ये एक सर्कुलर मोशन थी जो एक पार्टिकल कर रहा था, ये अगर उसका छोटा डिस्प्लेसमेंट डेल एस है, तो मैं यहाँ पर एक बात ये कह सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, कि v इज इक्वल्स टू ओमेगा r होता है, वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, r इज रेडियल वेक्टर। अगर मैं इसको वेक्टर रिलेशन में देखने जाऊँ तो मैं वेक्टर रिलेशन ये एक्चुअली ये v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r, देखा हुआ है हमने कभी पिछले वीडियो में भी। और ऐसे ही अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये होता है अल्फा क्रॉस r, ये याद रखना है आपको। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और इससे रिलेटेड नई नई अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना नहीं भूलना है। प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन।